हेलो, गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं 23rd लॉ कमीशंस के बारे में, जो बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। और ये कमीशन ख़ास तौर पे 1 सितंबर 2024 को जो है इसकी बैठक हुई थी और 31 अगस्त 2027 तक इसको इम्प्लीमेंट करने की बात कही गई है। इसके 23rd जो विधि आयोग है उसके बारे में ऐसा कहा गया है कि भारतीय विधिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कानूनी सुधारों की समीक्षा करना और सुझाव देना है। और इसकी संरचना इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष, 4 सदस्य और अतिरिक्त पादेन एवं अंशकालिक सदस्य शामिल होंगे। विचारार्थ विषय यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस, जिसको TOR कहते हैं, पर एक नज़र अगर हम डालें तो अप्रचलित कानून की समीक्षा या निरासन है। मौजूदा कानून की समय समय पर समीक्षा करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करना ताकि उनका सरलीकरण किया जा सके। प्रासंगिक और वर्तमान आर्थिक ज़रूरतों के मद्देनज़र कानून को निरस्त करने एवं उनमें आवश्यक संशोधन का सुझाव देना ये तय है। कानून और गरीबी को प्रभावित करने वाले कानूनों की समीक्षा करना और सामाजिक आर्थिक विषयों से जुड़े कानून के बनने के बाद उनका ऑडिट करना भी है। न्यायिक प्रशासन की समीक्षा खास तौर पे न्याय मिलने में होने वाली देरी को समाप्त करके तथा बकाया राशि का शीघ्र निपटाना करने मामले का किफ़ायती निपटाना सुनिश्चित करने हेतु प्रक्रिया का सरलीकरण, अलग अलग हाई कोर्ट्स के नियमों के बीच में कंफर्टेबल एक बैलेंस बनाने की बात भी कही गई है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत प्रस्तावना में जो निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त करना एवं का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु भी ये काम किया गया है। मौजूदा कानून की जांच करना तथा सुधार हेतु सुझाव देने की भी बात कही गई है। और उसके बाद जेंडर इक्वलिटी की भी बात कही गई है, जिसमें कानून को मजबूत कराने हेतु मेल और फीमेल के बीच की जो इक्वलिटी है उसकी बात भी कही गई है। विसंगतियों तथा असमानताओं को दूर करने के लिए केंद्रीय कानून में संशोधन हेतु सुझाव दिया गया है। और खाद्य सुरक्षा, बेरोजगारी पर वैश्वीकरण के प्रभाव की जांच करना तथा हाशिए पर रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए उपायों की सिफारिश करने की बात कही गई है। भारतीय विधि आयोग में खासतौर पे यह कानून और न्याय मंत्रालय की अधिसूचना द्वारा गठित एक गैर वैधानिक निकाय है और इसका उद्देश्य है कि न्याय को बढ़ावा देने के लिए कानून में सुधार करना और कानून के शासन के तहत सुशासन को बढ़ावा देना भी है। कार्य विधिक विषय पर रिसर्च करता है और विचारार्थ विषय टर्म ऑफ रेफरेंस के आधार पर सिफारिश प्रदान करता है। इतिहास में पहली बार 1834 में गवर्नर जनरल द्वारा 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत लॉर्ड मैकेले की अध्यक्षता में गठित किया गया था। लोक सेवक पर अभियोजन की मंजूरी के लिए भी भारत सरकार ने काम किया है, जिसमें हाल ही में कर्नाटक के राज्यपाल ने राज्य के मुख्यमंत्री के अभियोजन हेतु जांच की मंजूरी दे दी है। इसका मतलब ये कि अगर कोई राज्यपाल गलत करते हुए पकड़े जाते हैं तो उनके खिलाफ भी जांच कमेटी बिठाई जा सकती है। अभियोजन हेतु स्वीकृति के लिए लोक सेवक के खिलाफ अभियोजन चलाने से पहले सक्षम पदाधिकारी से मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक होता है ताकि उन्हें दुर्भाग्यपूर्ण अभियोजन से बचाया जा सके। मंजूरी देने के लिए सक्षम पदाधिकारी राज्य या केंद्र सरकार के होंगे और लोक सेवक को हटाने की शक्ति रखने वाला पदाधिकारी के तहत होगा। कानूनी ढांचा ये है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के धारा 218 के तहत और धारा 197 के तहत इसे कवर किया गया है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17A और धारा 19 में इसे नियोजित किया गया है। इसके अंदर में ये रखा गया है। अगर हम आगे की बात करें, जो सर्वोच्च लेखा परीक्षा संसाधन के एशियाई संगठन के लिए, जिसको आप एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं, इसमें भारत की राष्ट्रपति नई दिल्ली में भारत
के नियंत्रण व महालेखा परीक्षक CAG द्वारा आयोजित 16वीं सभा के उद्घाटन समारोह में भाग लिया और इसमें यह सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन के क्षेत्रीय समूह में से एक है। इसकी स्थापना सन 1979 में 11 सदस्यों के साथ हुई थी। तब इनकी सदस्य संख्या 48 हो गई थी। पहली सभा और गवर्निंग बॉडी की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। भारत वर्तमान में इसका अध्यक्ष है और इस सभा में ASOSI के नियमों और विनियमों की मंजूरी भी दी गई है। इससे ये पता लगता है कि अब जो CAG की जो रिपोर्ट आएगी वह भारत सरकार के बाकी राज्यों में उसी ही तरीके से जो है वह पारित होगी और इसके लिए आपको गवर्नमेंट जो है उस पर काम करेगा। अब आते हैं हम एक दूसरा मुद्दा है जो है हमारे लिए क्वाड का, जिसको आप इंटरनेशनल रिलेशन में देख सकते हैं। क्वाड मतलब क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग बोलते हैं इसको, और ये हाल में इसलिए सुर्खियों में है कि ख़ास तौर पे संयुक्त राज्य अमेरिका के विलिंगटन में आयोजित छठे क्वाड का लीडरशिप बैठक हुई थी और इसमें 4 वर्ष में ये 6 बार हो चुका है। वर्ष 2024 के समूह के 20 वर्ष पूरे हो चुके थे और इसके लीडर ने इसके एजेंडा पे बात की है। जैसे कि कुछ फैक्ट में अगर हम देखें तो क्वाड की देशों की जो जनसंख्या है वो विश्व की जनसंख्या का 24% है। विश्व के सकल घरेलू उत्पाद में क्वाड का योगदान 35% है और क्वाड व्यापार में इसका योगदान जो है वो 18% है। क्वाड जो है वह आपको विलिंगटन घोषणा पत्र के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र डालता है, जिसमें स्वच्छ सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना, उसके बाद महत्वपूर्ण उभरती हुई प्रौद्योगिकी, उसके बाद आपको देखोगे कि क्वाड इन्वेस्टमेंट नेटवर्क की बात की गई है, जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा की बात की गई है, अंतरिक्ष सहयोग है, घटनाओं और जलवायु की प्रभाव की निगरानी के लिए इसकी भी बात की गई है, समुद्री सुरक्षा की भी बात की गई है। उसके बाद इसमें सिक्योरिटी डायलॉग के ऊपर ज़्यादा जो है बहस किया गया है और सिक्योरिटी डायलॉग में आपको ये कहा गया है कि विश्व के अग्रणी लोकतांत्रिक जो देश है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका का इसका एक बहुपक्षीय मंच जो है तैयार किया गया है और हिंद प्रशांत क्षेत्र के में स्थिरता, समृद्धि और सुरक्षा लाने के लिए एक महत्वपूर्ण वैश्विक पहल भी है। तो साथ ही यह हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक कल्याणकारी वैश्विक शक्ति के रूप में भी उभर कर आ रहा है। सदस्य कार्ड जो ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच की कूटनीति कारी जो साझेदारी है या कोई सैन्य संगठन नहीं है और इसमें हमें ये देखना है कि एक खुले, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र का समृद्ध करने वाले प्रतिबद्ध और समावेशी परियोजना है और प्रमुख शिखर सम्मेलन में प्रतिवर्ष क्वाड के लीडर जो होते हैं वह मिलते हैं और अपने दायरे के विस्तार करने की बात करते हैं, जिसमें स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, सैटेलाइट सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर और साइबर क्राइम के ऊपर बात की गई है। और इसका जो महत्व है वह ख़ास तौर पे बैलेंस डेवलपमेंट के लिए, ओशियन सिक्योरिटी के लिए, उसके बाद इकोनॉमिक कॉपरेशंस के लिए और उसके बाद हेल्थ और ह्यूमैनिटी के लिए ज़्यादातर है। और इसके लिए ख़ास तौर पे जो चाइना के ख़िलाफ़ एक मजबूत कदम उठाने की भी बात इसमें की गई है। ईस्ट एशिया को बढ़ावा देने की भी बात की गई है। भारत की जो सिक्योरिटी है उसमें इन्हांसमेंट की भी बात की गई है। तकनीकी और आर्थिक सहयोग की भी बात की गई है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और भारत और जापान के बीच में एक अच्छे रिलेशन की बात कही गई है। और इसके बाद SCRA की शुरू की गई है, जिसमें आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन की बात करते हैं। यह प्रमुख मदों में यह भारत के लिए चीन और भारत की निर्भरता को कम करेगा और साथ ही भारत के व्यापारिक आत्मनिर्भरता के लिए भी इसके ऊपर में डिस्कशन